Hello friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, आज के एपिसोड में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज शूट करने जा रहा हूँ। तो देखो, पिछले वाले जो दो आपके सेशंस थे उसमें आपने देखा होगा कि थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट बड़े ही डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया था। हालांकि ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत ही डिटेल में गहराई में जाकर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट इस कोर्स से मिलेगा। ये मेरा इसका इंटेंशन है। तो देखो, पावर सिस्टम न्यूक्लियर पावर प्लांट में आज हम डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस मतलब कंपोनेंट्स के हिसाब से फॉर्म किए जा सकते हैं, या फिर उसके रनिंग कॉस्ट, उसका आपका कैपिटल कॉस्ट, तो सबके ऊपर डिस्कशन आज हम करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जनरली क्या होता है, हीट जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हीट हमें जनरेट करना है ताकि हमारा स्टीम जनरेट हो। और स्टीम जनरेशन से आपका क्या होता है, देखो थर्मल पावर प्लांट में कैसा था, आप कोयला जलाते थे, बराबर। कोयला जला के आप उससे मतलब पानी को गर्म करके आपका जो स्टीम था उसमें कन्वर्जन होता था, और वो जो स्टीम है वो आप अल्टरनेटर के ऊपर मतलब टरबाइन के ऊपर बम्बार्ड करते थे। मतलब टरबाइन के ऊपर वो स्टीम आता था, और हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के ऊपर आके टरबाइन आपका रोटेट होता था, और वो रोटर को रोटेट करके अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता था। तो इधर भी हमको स्टीम ही प्रोड्यूस करना है, लेकिन स्टीम हमें कोयले से प्रोड्यूस नहीं करना है, इतना ही डिफरेंस है। इधर हमको स्टीम प्रोड्यूस करना है बाय न्यूक्लियर आपका फिजन रिएक्शन से। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये सारे एलिमेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लगते हैं उसका लिस्ट मैंने सबसे पहले प्रोवाइड किया है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकता है, आपका रिफ्लेक्टर हो सकता है, कंट्रोल रॉड्स हो सकता है, मॉडरेटर हो सकता है, कूलेंट हो सकता है, हीट एक्सचेंजर हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ये सारे एलिमेंट्स वन बाय वन मैं जब आपको इसका टिपिकल व्यू दूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो उसमें हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, उससे पहले आपको फिजाइल मटेरियल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। सो व्हाट इज फिजाइल मटेरियल? मटेरियल्स दैट सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे फिजाइल मटेरियल, जो आपकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन करने वाले मटेरियल्स हैं, ठीक है। उसमें आपका यूरेनियम हो सकता है, ठीक है, यूरेनियम होगा, प्लूटोनियम होगा, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स का लिस्ट मैं अभी आपको देने वाला हूँ, उससे पहले ये एक्सप्लेनेशन सुनो। Fissile materials are used in fast neutron reactors and in nuclear explosive devices or in nuclear weapons. फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रिंसिपल क्या है, रिएक्टर में आपको फिजन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए ये फिजाइल मटेरियल्स का हम यूज़ करेंगे। एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो रहते हैं और वो जो न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं उसमें फिजाइल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिजाइल मटेरियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए भी फिजाइल आपका मटेरियल ये इम्पॉर्टेंट है, यही हमने अभी डिस्कस किया। तो फिजाइल मटेरियल आपके कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिजाइल मटेरियल्स में अगर मैं बात करूँ तो उसके एग्जाम्पल्स हम सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो यूरेनियम आपका U-235 ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। ये नेचुरली अवेलेबल रहता है, ये जो है यूरेनियम 235 ये नेचुरली अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो बाद में आपका आता है प्लूटोनियम 239। अब ये जो है ये नेचुरली अवेलेबल नहीं रहता, या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं बाय फर्टाइल मटेरियल्स। फर्टाइल मटेरियल्स जो रहता है ना, यूरेनियम 238, जिससे हम प्लूटोनियम 239 को बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, ये फर्टाइल मटेरियल्स क्या है, इसके नीचे वही एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप ध्यान रखो, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233
और फोर्थ एग्जाम्पल है आपका प्लूटोनियम 241। तो ये आपका यूरेनियम 235 नेचुरली अवेलेबल है। ये प्लूटोनियम आपका आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, और यूरेनियम 233 जो है वो भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय थोरियम 232 से। थोरियम 232, ये अच्छे से ये जो आपके ये नंबर्स है ना, ये अच्छे से आप ध्यान रखो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स वो लोग क्रिएट करते हैं और इजीली आप आंसर नहीं दे पाते। तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखो नंबर्स की। यूरेनियम 235 नेचुरली अवेलेबल है। प्लूटोनियम 239 ये आपका आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूरेनियम 238। यूरेनियम 233 भी वैसा ही आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाएगा थोरियम 232 से। और प्लूटोनियम 241 ये आपका अवेलेबल होता है। तो फिजाइल मटेरियल कौन कौन से? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 241। अभी फर्टाइल मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्टाइल मटेरियल्स क्या होता है? इट इज़ नॉट फिजनेबल बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। ये थर्मल न्यूट्रॉन से आपका फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। फिजन रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बाद मैं वही टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ये फिजाइल फर्टाइल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्टाइल मटेरियल्स मतलब ऐसे मटेरियल जो फिजन रिएक्शन हमारा प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये जो फर्टाइल मटेरियल्स है ना, उसको हम फिजाइल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय न्यूट्रॉन ट्रांसम्यूटेशन। सो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूल ब्रीडिंग। तो न्यूट्रॉन ट्रांसम्यूटेशन से फर्टाइल मटेरियल्स को फिजाइल मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो फर्टाइल मटेरियल्स है ये कौन से हुए? जो आपके यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे, मतलब यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232, ये आपके फर्टाइल मटेरियल्स है दोनों, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। तो यूरेनियम 238 ये आपका क्या फॉर्म करता है? प्लूटोनियम 39, जो कि फर्टाइल मटेरियल नहीं है, ये फिजाइल है। ओके, फर्टाइल कौन कौन से है? यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232, और फर्टाइल आपका प्लूटोनियम 39, और इससे प्रोड्यूस क्या होगा? यूरेनियम 233, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एक्चुअली। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखो। अभी मैं आगे जाता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका टिपिकल व्यू मैंने इधर ड्रॉ किया है। अच्छे से आपको 1 बाय 1 ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपका फिजन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो देखो, जो आपका यूरेनियम न्यूक्लियई होता है, यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम, तो यूरेनियम न्यूक्लियई को हम बम्बार्ड करते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पे। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पे हम उसको कोलैप्स करते हैं। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आपका एक जगह पे होता है, उस पर यूरेनियम न्यूक्लियई अगर आ गया तो वो फॉर्म करता है आपका फिजन चेन रिएक्शन। क्या फॉर्म करेगा? फिजन चेन रिएक्शन फॉर्म करेगा। मतलब ये आपका यूरेनियम न्यूक्लियई है, सपोज ये आपने इधर मूव किया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के ऊपर, ये आपके स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया उसको, तो यहाँ से हमारा ऐसा चेन रिएक्शन फॉर्म होता है और वो आगे बढ़ता जाता है। और ये चेन रिएक्शन आगे जितना बढ़ेगा उतना आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट आपका यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, और फिजन न्यूट्रॉन यहाँ से अगेन एंड अगेन आपके प्रोड्यूस होते रहते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। सो यहाँ से एक धोखा रहता है एक्सप्लोजन का। ये जितना चेन रिएक्शन बढ़ेगा उतना एक्सप्लोजन का चांस रहता है। तो एक्सप्लोजन हमको चाहिए क्या? नहीं, हमको सिर्फ हीट प्रोड्यूस करना है। तो ये चेन रिएक्शन हमारा कंट्रोल भी तो करना चाहिए ना हमने, मतलब कंट्रोल करना चाहिए हमें फिजन न्यूट्रॉन्स इसको। तो चेन रिएक्शन ये आपको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको लगेगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना न्यूक्लियर रिएक्टर, वो आपको उसके लिए लगेगा कि ये हमको कंट्रोल करना है चेन रिएक्शन। तो ये रिएक्टर, ये जो आपको दिख रहा है apparatus बड़ा वाला, जिसके बीच में मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको क्या दिख रहा है? कंट्रोल रॉड दिख रहा है, मॉडरेटर दिख रहा है। ठीक है, यूरेनियम एज अ फ्यूल उन्होंने यूज़ किया इधर, वो दिख रहा है। ठीक है, और आपका ये हीट एक्सचेंजर दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको apparatus दिख रहा है इधर, ये है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, ठीक है।
तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो रिएक्टर के बीच में कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर और कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है इधर से, वो भी आपको दिख रहा है। तो अच्छे से ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ये फ्यूजन चेन रिएक्शन जैसी जितनी बढ़ेगी उतना आपका एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो वो कंट्रोल करना है हमें वो रिएक्शन। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, यहाँ ये डिवाइसेस लगाए हुए हैं। तो ये कैसे कैसे वर्क करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बड़ा अपरेटस जो आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या होता है? तो इसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूल बर्न किया जाता है। देखो ये न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम इन्होंने यूज़ किया गया है, तो ये हमारा बर्न किया जाएगा और फ्यूजन चेन रिएक्शन इस एपरेटस में होगी। ये बड़ा वाला जो एपरेटस है ना न्यूक्लियर रिएक्टर, यही हार्ट होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, अच्छे से ध्यान में रखो। अब ये कंट्रोल रॉड्स का क्या फंक्शन है? तो कंट्रोल रॉड्स होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि देखो यूरेनियम न्यूक्लियाई आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के ऊपर यहाँ पे कोलैप्स कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन्स है उनको कंट्रोल करना है हमें, एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल रॉड दिए गए हैं। तो ये जो कंट्रोल रॉड होते हैं ये आपके कंट्रोल करते हैं फ्यूजन चेन रिएक्शन, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका ये कंट्रोल रॉड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कंट्रोल रॉड जो है आपके वो पुश किए जाते आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में और बाहर भी निकाले जा सकते हैं। मतलब पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। अगर हमने कंट्रोल रॉड को पुश किया अंदर, तो जितना अंदर आप कंट्रोल रॉड को पुश करेंगे उतना यहाँ से वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि कंट्रोल रॉड का जो मटेरियल होता है ना वो कैडमियम का बना हुआ होता है। मैं लिख के दूंगा आपको, कैडमियम बोरॉन। तो उनका प्रॉपर्टी है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर लेते जैसे ही आपने पुश किया, और आपने जितना पुल करेंगे कंट्रोल रॉड को उतना यहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, तो उतना आपका यहाँ पे फ्यूजन चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा और उतना आपको हीट प्रोड्यूस करके देगा ये। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान में रखो। अब ये मॉडरेटर का क्या फंक्शन है फिर? क्योंकि देखो यूरेनियम फ्यूल आपका यूज़ किया गया है, उसके साइड में ही आपको मॉडरेटर दिखाई दे रहा है। तो मॉडरेटर का काम क्या रहता है? इट इज़ यूज फॉर स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन स्पीड। ये जो आपके न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका स्पीड स्लो डाउन करना है हमें, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है कि हीट एनर्जी हमको प्रोड्यूस करना है खाली, बराबर। हमको एक्सप्लोजन नहीं करना है, बराबर, नहीं तो हमारा ये रिएक्टर फट जाएगा। तो उसके लिए कंट्रोल तो करना है हमें, तो कंट्रोल रॉड से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का स्पीड अगर स्लो डाउन करना है तो मॉडरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडरेटर का काम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपका कूलेंट क्या होता है? तो कूलेंट क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब और रिलीज करने का काम ये करता है। यहाँ से जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो इधर जाएंगी, और यहाँ पानी का पूरा कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हीट आपकी पानी के यहाँ पे, मतलब ये वाटर ट्यूब जैसा आपको फायर ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है। इधर से हीट आ रही है, ट्यूब्स में से सर्कुलेट हो रही है, और यहाँ पे वाटर है एपरेटस में। तो ये पानी गर्म होगा इस हीट की वजह से, और वो यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस करेगा, और वो जो स्टीम है वही स्टीम हमको चाहिए। ये स्टीम हम टरबाइन के ऊपर ये करेंगे, टरबाइन के ऊपर ये स्टीम आएगी और आपका टरबाइन रोटेट होगा, जो रोटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बराबर। तो अच्छे से ये फंक्शन आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का अभी समझ में आ गया होगा। इधर से आपका पानी जा रहा है, ये कूलेंट यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। ये देखो कूलेंट का सर्कुलेशन पाथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप से ये काम चल रहा है। मॉडरेटर, रिएक्टर, कंट्रोल रॉड, हीट एक्सचेंजर, ये सारे जो भी कंपोनेंट्स है जो हमने अभी डिस्कस किए वो अभी आपने देख लिए होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें आपका ये रिफ्लेक्टर बाकी है। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या है? रिफ्लेक्टर मैंने टिपिकल व्यू में ड्रॉ नहीं किया है, तो रिफ्लेक्टर के लिए मैं बता देता हूँ। ये आपका पूरे कोर को सराउंड करता है। ये रिफ्लेक्टर जो होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर है, उसको सराउंड करने का काम
ये आपका रिफ्लेक्टर करता है, इधर ही रहता है रिफ्लेक्टर बाहर। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या है, ये आपका जो न्यूट्रॉन्स है ना वो बाउंस बैक करना चाहिए अंदर, मतलब न्यूट्रॉन्स बाहर नहीं आना चाहिए रिएक्टर के बाहर, वो बाउंस बैक होना चाहिए रिएक्टर में। उसके लिए रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कर रहा है हमारा, मतलब रिफ्लेक्टर उसके लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या है, न्यूट्रॉन्स को अंदर के अंदर ही पास होने देना है, उसको बाहर नहीं। ये शील्ड है, मतलब एक तरह का शील्डिंग का काम ये हमारा रिफ्लेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो अभी देखो मटेरियल्स हम कंट्रोल रॉड्स के लिए कौन कौन से यूज़ करते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बराबर। तो कंट्रोल रॉड्स के लिए हमारे पास मटेरियल रहता है बोरॉन, बोरॉन रहता है, कैडमियम रह सकता है, ठीक है। बोरॉन, कैडमियम या फिर हाफनियम हो सकता है। ये मटेरियल हम कंट्रोल रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप कि कौन सा एलिमेंट नीचे दिए गए में से कंट्रोल रॉड एज अ यूज़ किया गएगा, तो उसमें आप बोरॉन, कैडमियम, हाफनियम कोई भी एक आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, और कोई बाकी के 3-4 एलिमेंट दूसरे दे देंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखो, नोटबुक में नोट कर लो कंट्रोल रॉड्स के एलिमेंट कौन से, बोरॉन, कैडमियम एंड हाफनियम। और मॉडरेटर के जो एलिमेंट्स है वो आपके हैं ग्राफाइट, ग्राफाइट रहता है, ठीक है। हेवी वाटर रहता है, ग्राफाइट, हेवी वाटर, पैराफिन रहता है, ठीक है, पैराफिन रहता है, बेरिलियम रहता है, बेरिलियम, ड्यूटोरियम भी रह सकता है। ये हमारा मॉडरेटर के लिए एलिमेंट एज अ यूज़ होते हैं, जो कि हमारा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स रिड्यूस करता है, ठीक है। अभी ये इम्पॉर्टेंट चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये चार्ट अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली असिस्टेंट इंजीनियर के जो भी आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं, एई के एग्ज़ाम्स के लिए और उसके ऊपर के एग्ज़ाम्स के लिए ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें देखो सबसे पहले आपको नेम ऑफ रिएक्टर स्पेसिफाई किया गया है, उसमें कौन सा मॉडरेटर यूज़ करेंगे, कौन सा कूलेंट यूज़ करेंगे और फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे। तो सबसे है पहले है एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, उसके लिए आपका ग्राफाइट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर, CO2 इज़ यूज एज अ कूलेंट, और फ्यूल हम यूरेनियम यूज़ करेंगे। ये सबसे बेसिक वाला एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर होता है। उसके बाद आता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ये आपका मॉडरेटर एज अ प्रेशराइज वाटर यूज़ करेगा, कूलेंट्स आपका प्रेशराइज वाटर ही यूज़ करेगा, और फ्यूल आपका एनरिच यूरेनियम ऑक्साइड इज़ यूज एज अ फ्यूल। बॉइलिंग वाटर ऑक्साइड रिएक्टर रहता है, उसमें आपका ऑर्डिनरी वाटर यूज़ करेगा मॉडरेटर, कूलेंट्स भी आपका ऑर्डिनरी वाटर यूज़ करेगा, और फ्यूल आपका एनरिच यूरेनियम ऑक्साइड रहेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रहता है, फोर्थ रिएक्टर, उसमें कोई भी मॉडरेटर नहीं रहेगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्टर है जिसमें मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है स्लोइंग ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए, तो ये हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रहता है। कूलेंट्स आपका लिक्विड सोडियम कूलेंट उसमें यूज़ किया जाता है, और फ्यूल आपका यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ रिएक्टर से कैंड्यू रिएक्टर, कैंड्यू रिएक्टर मतलब ये आपका है कैनेडियम ड्यूटोरियम रिएक्टर, कैनेडियम ड्यूटोरियम रिएक्टर। तो ये जो रिएक्टर है ये हेवी वाटर यूज़ करता है एज अ मॉडरेटर, कूलेंट के लिए भी हेवी वाटर यूज़ करता है, और आपका फ्यूल जो है वो नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल वो यूज़ करता है। तो ये एडवांस सारे रिएक्टर्स का डिस्कशन हमने किया। ये सारे रिएक्टर के टाइप्स अलग अलग, आपके जो भी रिएक्टर्स आपको दिखेंगे, मतलब अलग अलग हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इंडिया में उसमें यूज़ किए गए हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपका क्रिटिकलिटी रहता है, सब क्रिटिकल होगा, सुपर क्रिटिकल होगा, तो उसके लिए अलग अलग आपके रिएक्टर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो उसके टाइप्स अच्छे से याद रखो, मॉडरेटर का मटेरियल, कूलेंट कौन सा यूज़ हुआ और फ्यूल कौन सा लगेगा, ये अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड यूज एज अ कंट्रोलर। तो कौन सा आपका मटेरियल होगा, ठीक है, कौन सा आपका
कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज एज अ कंट्रोलर, तो उसका करेक्ट आंसर है हेवी वाटर, हम उसमें यूज़ करेंगे। हार्ड वाटर हमने देखा क्या, किधर इधर टेबल में नहीं। माइल्ड वाटर देखा क्या, नहीं। परमानेंटली रिजिड वाटर देखा क्या, नहीं। हेवी वाटर हमने देखा, तो हेवी वाटर हम एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में से मतलब कौन सा कंपोनेंट नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। हीट एक्सचेंजर कंपोनेंट है, अभी हमने डिस्कस किया। मॉडरेटर भी रहता है। एयर प्रीहीटर नहीं रहता। कंट्रोल रॉड्स भी रहता है। एयर प्रीहीटर रहता है क्या, नहीं। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर कि एयर प्रीहीटर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ नहीं होता, यह तो हमारा थर्मल पावर प्लांट में होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सेशन 1 में हमने पहले ही देख लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उम्मीद करता हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो थोड़ा एक डिस्कशन हम करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर मैं अगर डिस्कस करूँ तो हमको क्या लग रहा है, इधर न्यूक्लियर फ्यूल लग रहा है, बराबर। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल की जो कॉस्ट रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, पेपर में आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉस्ट आपकी ज़्यादा रहती है, लेकिन आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू थर्मल आपका यहाँ कम रहता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कम क्यों रहता है, क्योंकि आपका लेस फ्यूल रिक्वायर्ड। इधर आपको फ्यूल बहुत कम लगता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल। उसमें आपको जो कोल लगता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इधर आपके कैपिटल कॉस्ट की, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल कॉस्ट या फिर इनिशियल कॉस्ट हम उसको बोलेंगे, तो इनिशियल कॉस्ट आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की हाईएस्ट रहती है। हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट रहती है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रो पावर प्लांट रहता है और बाद में थर्मल आता है। ठीक है, इनके लिए ज़्यादा कॉस्ट रहता है, लेकिन इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि लेस फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओवरऑल इफ़िशियंसी क्या होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 30 to 40% आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ़िशियंसी रहती है, जो थर्मल पावर प्लांट से थोड़ा ज़्यादा रहती है। ये अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरिजन अगर मैंने किया तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन से पावर प्लांट की रहेगी, तो आप बता सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहती है डीजल पावर प्लांट की, बाद में आपका रहता है थर्मल पावर प्लांट, बाद में आपका रहता है न्यूक्लियर, और बाद में आपका हाइड्रो पावर प्लांट रहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट आपकी न्यूक्लियर की रहेगी। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन रहता है ये, और बहुत ही एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन रहता है। तो न्यूक्लियर, बाद में आपका हाइड्रो पावर प्लांट का भी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव रहता है, बाद में थर्मल आएगा इनिशियल कॉस्ट के मामले में, और बाद में आपका डीजल आएगा। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको भी कैसे टैकल करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी कुछ जनरेशन के ऊपर कुछ जनरल डिस्कशन रहेगा, मतलब विंड पावर प्लांट हमारा बाकी है, सोलर बाकी है, तो उसके ऊपर थोड़ा जनरल डिस्कशन हम करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जनरेशन्स के ऊपर अगले वाले एपिसोड में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। आप फीडबैक ज़रूर देते रहे कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मुझे सेशंस कंटिन्यू रखने हैं कि नहीं रखने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।